Hello, people. Welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher, and I hope you all are mast and swast. So आज हम लोग क्या करने वाले हैं? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। चलो आज पता करते हैं कि सोप्स बेटर होते हैं कि डिटर्जेंट। बाल किससे धोने चाहिए? साबुन से बाल धोने चाहिए कि शैम्पू से बाल धोने चाहिए? यू नेवर नो। हो सकता है इतने सालों से तुम लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे होंगे। जस्ट किडिंग। बट आप लोग ने जरूर एक बात सुनी होगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि हम तो अपने जमाने में कपड़े धोने वाले साबुन से ही ना बाल धो लिया करते थे। आजकल तुम बच्चों के कितने टैंट्रम्स हैं, कितना खर्चा करते हो तुम लोग। अभी तुम्हें शैम्पू भी चाहिए, कंडीशनर भी चाहिए, पता नहीं कितनी चीजें तुम्हारे बाथरूम में रहती हैं। हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। सुना है ना? पक्का सुना होगा, हर कोई यही बोलता है। लेकिन उनको कोई समझाओ कि आपके जमाने में पानी का क्वालिटी अलग होता था, आज के टाइम पे पानी इज डिफरेंट। अभी पानी में क्या चेंज आया? हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं? डिटर्जेंट इज बेटर और सोप इज बेटर, विच इज हैविंग अ बेटर क्लेंजिंग प्रॉपर्टी। तो इस पूरे मैकेनिज्म को आज समझेंगे इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो आई होप यू ऑल आर रेडी to learn some chemical locha, और यही chemical locha अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इजी तरीके से आप लोग समझा सकते हो। ठीक है? Okay, so let's have a look first on the schedule of the week. By any chance अगर आपने NCERT मैराथन मिस करा ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो जाके जरूर देख लेना। 2x स्पीड में लगाओ और एकदम से पूरा रिवाइज करो चैप्टर एंड घुट के पी जाओ। इस चैप्टर को दोबारा उठाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आप लोगों को एग्जाम से पहले, दैट आई कैन अश्योर यू, because we have done line by line revision of entire thing. हमने ऑल इक्वेशंस रिवाइज करे फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इन वन गो, एक बार में सारे इक्वेशंस कर लिए हैं। तो आप ये भी रिवाइज करना चाहते हैं तो सैटरडे 1 PM का सेशन वाज देयर। And I will be also coming up with top 10 assertion reason questions of acid bases and salts. Assertion reason आते ही आते हैं, acid bases and salts में आपके 1 mark 2 mark के questions आते ही आते हैं। So let's solve them on Sunday like today at 9 PM. So stay tuned. Okay, all right guys, let's get ourselves started and learn something about soaps and detergents. So I'm sorry, कौन सा सोप यूज करते हो? डव, पेस और खादी और मे बी समथिंग एल्स, है ना? बट क्या सोप इज अ गुड क्लींजिंग एजेंट? क्या हमें उसी से ही बॉडी वॉश करना चाहिए और हैंड वॉश करना चाहिए, और वी शुड गो विद डिटर्जेंट्स? सो इन आवर डेली लाइफ हम लोग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स दोनों को ही यूज करते हैं फॉर क्लेंजिंग ऑफ डिफरेंट स्टफ। सोप से हम लोग नहाते हैं, हाथ वाथ धोते हैं, लेकिन डिटर्जेंट से हम लोग कपड़े धोते हैं। So what is the basic difference between soaps and detergents? But do you know how they actually remove dirt? आप लोगों ने अगर एड्स देखे हैं, एडवर्टाइजमेंट अगर आप लोग टीवी पे देखते हैं तो वहां पे डिटर्जेंट के एड्स आते हैं, सोप्स के एड आते हैं, जहां पे दे आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स एंड उसमें बीच में जाके डर्ट को रिमूव करके बाहर ले आता है। एरियल का एड है, सर्फ एक्सेल का एड आता है, बिल्कुल सेम एड्स आते हैं सबके, है ना? तो वो मैकेनिज्म क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। सोप के बारे में बात करते हैं पहले। सोप होता क्या है? C17H35 COO -Na+। अभी दिमाग एकदम ऐसे बाल खींच के बैठ गए होंगे, क्या है ये? 17 कार्बन, 35 हाइड्रोजन, CO -Na+। ये सोडियम स्टेरेट का, सोडियम स्टेरेट इनका नाम है, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोप। बट टेंशन मत लो, आप लोग को याद नहीं करना है, ठीक है? ये सिर्फ मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। तो ये C17H35 क्या है? आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो चेन आपको दिख रही है दैट इज एक्चुअली अ हाइड्रोकार्बन चेन। क्या है? इट इज अ हाइड्रोकार्बन चेन, जहां पे ऐसे ही कार्बन एंड हाइड्रोजन का पूरा टेल रहता है, चेन रहता है। इस पार्ट को हम लोग कैसे रेफर करते हैं? वी रेफर टू इट एज हाइड्रोफोबिक ग्रुप। अब ये हाइड्रोफोबिक क्या है, आई कम टू दैट लेटर। COO -Na+, इसे हम कहते हैं आयनिक हेड, एंड इट इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोफिलिक ग्रुप। तो सोप का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, जहां पे एक आयनिक हेड होता है और एक टेल होती है। तो आप ऐसे स्ट्रक्चर को देख के कुछ याद आ रहा है आप लोग को? दिस इज अ स्ट्रक्चर व्हिच लुक्स लाइक अ टैडपोल स्ट्रक्चर,
है ना। टैडपोल का स्ट्रक्चर हो गया, स्पर्म के स्ट्रक्चर में टेल होता है, हेड होता है, इसी टैडपोल के स्ट्रक्चर में एक टेल होता है, एक हेड होता है। तो सिमिलर लग रहा है ना वैसा कुछ। तो इसी को दिमाग में रखते हुए अंडरस्टैंड, अगर मैं आपसे बोलूं टेल, मैं इस शब्द का काफी बार यूज करूंगी आज सेशन में, टेल, हेड। टेल का मतलब है हाइड्रोफोबिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक पार्ट। फोबिया बोले तो फियर, है ना, फियर ऑफ व्हाट, हाइड्रो बोले तो पानी, पानी का फियर। इसका मतलब ये है कि जो टेल है दैट इज एक्चुअली अटैच्ड विद द डर्ट। ये कुछ कुछ चीजें अपने दिमाग में अभी बिठा लो। जो टेल है वो डर्ट के साथ, या ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, सबके साथ बॉन्ड करती है, कनेक्ट करती है। जबकि ये आयनिक हेड है विच इज CO-Na+, इट्स अ हाइड्रोफिलिक ग्रुप। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, फिलिक बोले तो लविंग, राइट। और किससे लव? पानी से। भाई कुछ और नहीं मिला तुम्हें? तो यहाँ पे पानी से जो लगाव है वो आयनिक हेड को है, सो दैट विल बी कनेक्टेड विद वाटर। इतना क्लियर है? आई होप दैट्स क्लियर। सो सोप इज अ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। अब ये सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, sodium stearate or potassium stearate salts of long carboxylic chain are referred to as soap. Carboxylic क्यों? Carboxylic is COH, right? तो ये H हट के यहाँ पे क्या लगा? Na+. It consists of long hydrocarbon chain having carboxylic acid on one end. यहाँ पे carboxylic acid है और एक end पे chain है, हाइड्रोकार्बन चेन है. This has an ionic bond with metal ions which is usually sodium and potassium, जो कि आप देख रहे हो C17H35CO-Na+. ठीक है? Now, सोप का फॉर्मेशन कैसे हुआ? This reaction is important for your exam point of view. ये काफी बार पूछा जा चुका है. This is the most repeated topic. सपोनिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, ये रिपीटेड टॉपिक्स में आता है. सपोनिफिकेशन, ये वो वाला साफ सपोनिफिकेशन नहीं है, इट इज सोप फॉर्मेशन वाला सपोनिफिकेशन रिएक्शन. नाम क्या है? सपोनिफिकेशन. क्या होता है यहाँ पे? इथाइल इथेनोएट एस्टर. आप लोग पहले वाले सेशन अगर देखकर आए हैं तो हमने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करा था. एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में जो एस्टर का फॉर्मेशन हुआ था उसको हम लोग NaOH which is an alkali के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, एंड वी वी गेट सोडियम इथेनोएट प्लस वी गेट इथेनॉल. अल्कोहल हमें वापस मिलता है. सो दिस इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ सोप. तो यहाँ पे ये जो है ना, ये सोप फॉर्मेशन का रिएक्शन है, इसे हम कहते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है? अब इमेजिन करो आपने एक बकेट लिया, ठीक है, बकेट के अंदर आपने सोप वाटर डाला. यू हैव सोप वाटर इन दैट बकेट. चलो कपड़े धोते हैं आज, ठीक है. व्हाट वी डिड, हमने एक गंदा सा क्लोथ डाला. आई नो दिस इज अ वेरी बैड ड्रॉइंग, बट हमने एक डर्टी क्लोथ्स को इस पानी में डाला. अब जब भी आप पानी में डर्टी क्लोथ्स डालते हो, यू आर वॉशिंग इट विद योर हैंड्स, नॉट वॉशिंग मशीन. हम एजिटेट करते हैं क्लोथ्स को. आत्मनिर्भर जनता, कभी अपने कपड़े धोए होंगे तुम लोगों ने. तो जब हम लोग एजिटेट करते हैं, एजिटेट बोले तो वी रब इट लाइक दिस पानी के अंदर, तो थोड़ी ही देर में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पानी तो बहुत क्लाउडी सा हो चुका है, डर्टी सा हो चुका है, और कपड़ा जो बाहर निकालते हैं वो साफ निकलता है. Isn't it? Alright. So ऐसा क्यों हुआ? अब जो सोप के अंदर मिसेल फॉर्मेशन होता है, सोप के अंदर क्या फॉर्मेशन होता है? मिसेल फॉर्मेशन. अब ये मिसेल फॉर्मेशन क्या है? मिसेल फॉर्मेशन होता है when it forms a group of soap molecules create a cage-like structure. बिल्कुल ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. जितने भी सोप मॉलिक्यूल्स है वो आपस में केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बीच में क्या होता है? बीच में होता है डर्ट. तो ये सोप मॉलिक्यूल्स जाके उस डर्ट के ऊपर चिपक जाते हैं. कैसे चिपकेंगे? जो टेल वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक, जो पानी से डर रहा है, वो डर्ट के साथ जाके चिपक जाएगा, और बाहर वाला जो हेड वाला पार्ट है वो बाहर पानी के अंदर, ये पानी में अटैच्ड होगा. ठीक है, पानी के साथ अटैच्ड होगा. तो जब हम कपड़े को एजिटेट करते हैं तो वो डर्ट लेकर निकल जाता है. सोप मॉलिक्यूल, क्योंकि उसका जो टेल है वो डर्ट के साथ अटैच्ड है, तो वो उसको लेके बाहर निकल जाएगा.
कैसे निकलेगा? क्योंकि जो हेड पार्ट है वो पानी के साथ अटैच्ड है, तो आपने उसको एजिटेट करा, पानी के साथ जो टेल अटैच्ड है, टेल के साथ डर्ट अटैच्ड है, तो वो खिंच के बाहर निकल आती है। तो अगर आप लोग वापस से डिटर्जेंट का एड देखो तो आप ये चीज जरूर से समझोगे अब कि ये डर्ट खींच के कैसे बाहर ले आता है। जरूर दोबारा से सर्फ एक्सेल या एरियल का एड जरूर देखना, ठीक है? यू विल अंडरस्टैंड इट इन मच बेटर वे. So when a dirt is put in water containing soap, non-polar end, non-polar बोले तो जो पानी के साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करते, दैट्स अ नॉन-पोलर पार्ट, जो कि हमारी टेल है, इन मिसेल attached to an oil particle or a dirt particle. Oil के अलावा dirt भी हो सकता है, any kind of dirt present on the surface of the dirt. Soap micelle trap that oily particle बाय नॉन पोलर एंड. तो ये डर्ट जो है या ऑयल पार्टिकल है, किसने ट्रैप करा है? ये ट्रैप करा है हमारी टेल पार्ट ने या नॉन पोलर पार्ट ने. पोलर एंड विच इज दी हेड, पोलर एंड, इसको रेफर कर रहे हैं पोलर एंड. आई होप यू ऑल कैन सी दिस. एंड टेल को रेफर करते हैं नॉन पोलर एंड, राइट? Polar end or head attaches to the water when dirt is agitated in a soap solution. सो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है ऐसे. आपसे मैकेनिज्म पूछ लेता है क्वेश्चन. कैसे पूछेगा? 2 से 3 मार्क का पूछेगा कि मैकेनिज्म बताओ फॉर क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप. तो आपको ये 3 पॉइंट्स लिख के आने हैं और उसके साथ आपको ये स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करना है कि सोप मॉलिक्यूल का ये मिसेल फॉर्मेशन है. फैब्रिक आपने इसको शो कर दिया, डर्ट ये रहा और बाहर पानी है. Fine, so this is your micelle formation. Then you have explained the polar head pointing towards water, which is hydrophilic part, and non-polar tail pointing towards dirt, जो कि tail है, which is hydrophobic part of the micelle. Now, cleansing action and micelle formation. Again, molecules of soap of sodium and potassium salts are made of long chain of fatty acids, long chain of carboxylic acid. Second, ionic head, HEAD, ionic head of salts of soap dissolves in water. Ionic head of soap dissolves in water. That means ये किस में dissolve? Ionic head कौन है? Ionic is a polar end. Polar end कौन है? Which is your head part. ये head part की बात कर रहा है. राइट? ये पानी में डिसॉल्व होगा. क्यों होगा? क्योंकि वो पानी से काफी ज्यादा प्यार करता है. Now, of the soap solution, while hydrocarbon chain or the tail will going to dissolve in oil or dirt which is present on the dirt of a cloth. So, soap molecules from structure are called as micelle. तो आपको अगर पूछे ना micelle क्या है तो बोल देना group of soap molecules will going to attach dirt को attach करता है from the tail part and head part is being attached to water. तो ऐसा group structure बना के उनको दिखा देना कि बॉस ये होता है micelle formation. तो अभी जो मैंने पढ़ा है ना ये मैं आपको सब explain करके आई हूँ अभी. Right? This is just the mechanism जो आपको यहाँ पर लिख कर दिया है. This is what I have already explained you. Clear है boss? चलिए फटे. Okay. Dirt free cloth. तो जब भी आपने एजिटेट करा, मिसेल में पूरा डर्ट निकाल लिया, बाहर जो निकालते हो वो एकदम साफ सुथरा कपड़ा आता है. अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो आपका सोप सोल्यूशन है आफ्टर वॉशिंग क्लोथ, जो आपका सोप सोल्यूशन क्लाउडी सा हो गया है, दैट क्लाउडी सोल्यूशन ऑफ सोप वाटर इज होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस. हेट्रोजीनियस में भी वो सस्पेंशन है कि कोलॉइड है. थोड़ा सा इस पे अपने लाइट डालिए प्लीज, एनलाइटन मी विद योर नॉलेज. जरूर से मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि कोलॉइड्स में आते हैं कि सस्पेंशन में आते हैं. डेफिनेटली दे कम्स अंडर कोलॉइड. अगर आप सस्पेंशन की तरफ जा रहे हो तो वहीं रुक जाओ. Now, do they show Tyndall effect? Yes, they show Tyndall effect. चाहे तो घर पे करके देख लो. गंदा कपड़ा साफ करो, वो सोप सोल्यूशन में से टॉर्च लाइट पास करो, that will scatter light. तो ये जो cloudiness है, that's because of these colloidal particles. If they show Tyndall effect, definitely.
अब कई बार होता है कि हम लोग यार साबुन से कपड़ा साफ करके बाहर निकालते हैं, बट उस साफ कपड़े में भी वाइट वाइट कलर के निशान दिखते हैं हमें। स्पेशली अगर आपने कोई ब्लैक टी शर्ट पहना है, ब्लैक टी शर्ट धुल के आती है, तो अगर आपने देखा हो तो उस पे काले काले धब्बे पड़े रहते हैं, एंड वी डोंट फील लाइक कि अरे यार ये धुल के आई है ना, वो क्लींजिंग वाला एक्शन हमें हमें फील नहीं होता है। ऐसा क्यों? वो ब्लैक कलर के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स क्या है? That is called as scum. What is scum? Scum होता है which is created because of hard water. अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है, हार्ड वाटर बोले तो जिनमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस का प्रेजेंस होता है बहुत ज्यादा, ऐसे पानी को हम कहते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में जब हम लोग सोप को ऐड करते हैं, तो सोप के जो सोडियम एंड पोटाशियम आयनिक पार्ट है, आयनिक पार्ट बोले तो जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट के अंदर क्या है? आयनिक पार्ट। ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं एंड दे क्रिएट, क्या क्रिएट करते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं स्कम, जो कि डिपॉजिट हो जाता है कपड़ों के ऊपर। और इन सबकी जड़ क्या है? हार्ड वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि सोप अगर हार्ड वाटर के साथ मिक्स होता है तो हमें अच्छा सा क्लेंजिंग प्रॉपर्टी उनसे नहीं मिलता है। सो वी डू नॉट गेट अ बेटर क्लेंजिंग प्रॉपर्टी इफ सोप इज एडेड विद हार्ड वाटर, या फिर अगर आप सोप को हार्ड वाटर के अंदर डाल के कपड़े साफ करोगे तो आपको कभी भी अच्छे कपड़े, साफ कपड़ों का सुख नहीं मिलेगा। ओ गॉड, कितना हिंदी हो गया है। ओके, सो हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाइल बेदिंग the foam is formed with difficulty and insoluble substance like scum remains after washing with water. झाग भी बनने में, फोम बोले तो झाग बनने में काफी टाइम लगता है अगर हार्ड वाटर है। सॉफ्ट वाटर के अंदर बड़ी आसानी से झाग बन जाएगा। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा भी सोप यूज करते हो ना सॉफ्ट वाटर में, सो दैट क्रिएट्स अ गुड अमाउंट ऑफ फोम। बट इन केस ऑफ हार्ड वाटर आपको ज्यादा सोप भी यूज करना पड़ेगा और ऊपर से फोम भी इतनी मुश्किल से आता है, वो झाग भी बड़ी बड़ी मुश्किल से आता है। सो आप एनवायरमेंट को भी हार्म कर रहे हो अलोंग विद हार्ड वाटर। अब बारी आती है कि हार्ड वाटर से और क्या नुकसान होते हैं। तो आपके मैं बेसिक एग्जांपल्स देती हूँ जो आप शायद घरों में भी देखते होंगे। अगर हार्ड वाटर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है तो आपको बर्तनों के ऊपर धुलने के बाद स्पॉट्स दिखाई दे जाएंगे। समझ जाओ कि घर का पानी हार्ड है। सेकेंड थिंग आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? पानी जिसके अंदर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद आप देखते हो नीचे धब्बे पड़ गए, व्हाइट कलर का स्केलिंग हो गया है, इसका मतलब हार्ड वाटर है। थर्डली क्या देख सकते हो, कुछ टाइम बाद टैप का जो फ्लो है पानी का वो कम होने लगता है, उसके अंदर स्केलिंग हो जाती है, जिसको आपको रिमूव करके वॉशर को साफ करके एक पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है, उसको स्क्रैच करके बाहर निकालना पड़ता है। यू हैव टू क्लीन इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिससे कि पानी का फ्लो रुके ना या फिर कम ना हो। दैट मीन्स आपके घर में हार्ड वाटर आ रहा है। हार्ड वाटर की वजह से यूटेंसिल्स खराब होते हैं, आपके टैप्स खराब होते हैं, बाल खराब होते हैं। हार्ड वाटर से अगर सर्द होते हैं तो बाल भी खराब होते हैं, स्किन खराब होता है। सो हार्ड वाटर इज बैड थिंग फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल अच्छा नहीं होता है हार्ड वाटर। सो अभी स्कम फॉर्मेशन क्यों होता है? अगेन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वाई स्कम फॉर्मेशन इज देयर, हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर का मतलब है अगेन जहाँ पे मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस पानी के अंदर काफी ज्यादा होते हैं, ऐसे पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं। It is caused by a reaction of soap. Scum formation, it is because of the formation a reaction of soap with calcium and magnesium salts of hardness of water. Hence, we need to use larger amount of soap to get good amount of foam also. Hard water, hard water contains calcium and magnesium ions principally of bicarbonate. That means calcium bicarbonates होते हैं उनमें, magnesium bicarbonates हो सकते हैं, calcium chlorides, magnesium chlorides, calcium sulfate, CaSO4, magnesium sulfate, ये होते हैं आपके हार्ड वाटर में। इन सबका प्रेजेंस होता है हार्ड वाटर में। कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस विल बी कॉमन, या तो बाइकार्बोनेट्स होंगे या क्लोराइड्स होंगे या सल्फेट्स होंगे। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन आप अपने लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं एंड दैट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर पेपर। ठीक है,
So when soap is added to hard water, calcium and magnesium ions hard water के साथ react करते हैं, which forms the insoluble curdy white precipitate, जिसे हम लोग scum कहते हैं, जो कि collect होता है onto your clothes. Hard water, these precipitate sticks to the fabric washed and interferes the cleansing ability of the soap, and therefore a lot of soap is wasted if water is hard. So let me just explain you one more thing. आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी. Soap is actually biodegradable, whereas detergent is non-biodegradable. ये लिख लो कहीं. There are pros and cons of everything. सोप हम लोग यूज नहीं करते हैं कपड़े धोने के लिए. क्यों? क्योंकि सोप से हमें अच्छा क्लेंजिंग एबिलिटी नहीं मिल पाता है, क्योंकि पानी ज्यादातर रीजन्स का हार्ड है. हार्ड वाटर के अंदर सोप की सफाई अच्छी नहीं होती है. सोप डालोगे तो अच्छा सफाई नहीं होगा. लेकिन डिटर्जेंट डालने से इट गिव्स यू अ बेटर क्लींजिंग प्रॉपर्टी. लेकिन डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बट सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल. तो हम लोग खुद अपने हाथों से हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. सैडली हम लोग कितना डिटर्जेंट यूज करते हैं, हर जगह डिटर्जेंट यूज होता है, बट कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल. वो जमा होता जा रहा है हमारी अर्थ पे, एंड वी ऑल नो कि इसका आगे क्या अफेक्ट होगा हम लोगों पे. व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इन लॉन्ग रन. दैट्स द सैड न्यूज़. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अभी क्लींजिंग प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सोप काम नहीं कर रहा है हार्ड वाटर में, तो क्या काम करेगा? एंड दिस इज वेयर डिटर्जेंट्स कम्स इनटू पिक्चर. डू यू नो डिटर्जेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज soapless soap. Soapless soap. So soapless soap is also called as detergent, not hopeless soap. Soapless soap. डिटर्जेंट्स का बहुत अच्छा होल्ड होता है, अच्छा क्लेंजिंग एबिलिटी होता है, हार्ड वाटर में भी सॉफ्ट वाटर में भी. तो डिटर्जेंट हार्ड वाटर के अंदर भी आपको अच्छा कपड़ा साफ करके देगा, एज वेल एज इन सॉफ्ट वाटर. इसीलिए हम लोग जब कपड़े धोने की बात करते हैं तो हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं रादर देन सोप. सो दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय द अदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड एज डिटर्जेंट एज अ क्लींजिंग एजेंट. अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डिटर्जेंट is better cleansing agent as compared to soap. ठीक है, तो आप हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के रिस्पेक्ट में ये बात बता सकते हैं. सो डिटर्जेंट्स जनरली क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट. दे आर एक्चुअली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट. तो जब हम लोग इसको हार्ड वाटर में डालते हैं डिटर्जेंट को, तो जो इनका आयनिक पार्ट है वो क्या मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम आयंस के साथ या फिर कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करता. कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्रिएट नहीं कर सकते. तो जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्रिएट नहीं होगा, वो प्रेसिपिटेट क्रिएट ही होगा. दैट मींस स्कम फॉर्मेशन विल नॉट बी देयर व्हेन डिटर्जेंट्स आर एडेड इनटू हार्ड वाटर. Isn't that amazing? So, हम लोग क्यों यूज करते हैं डिटर्जेंट? क्योंकि इनके आयनिक हेड हार्ड वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करते. दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड स्कम. इसीलिए ये बेटर क्लेंजिंग एजेंट होते हैं इन हार्ड वाटर ऑल्सो एंड सॉफ्ट वाटर ऑल्सो. डिटर्जेंट का डेफिनेशन देख लो. डिटर्जेंट का ये स्ट्रक्चर है वेयर इट्स अ सल्फोनिक एंड. ये सल्फोनिक पार्ट है. This is the ionic part and this is the tail part. तो structure overall देखो same रहेगा. अगर हम लोग structure wise देखें तो it would be a tail attached with the head. Head would be ionic, tail would be hydrocarbon, hydrocarbon chain. This will be attached with the dirt. Sorry, this will be attached with the dirt and this will be attached with water. Ionic part is hydrophilic, means they love water, and जो आपका tail part है that will still be hydrophobic, means that would hate water.
So overall अगर आप देखो तो it is same only. The charged ends of these compounds do not form insoluble precipitate with calcium and magnesium ions of hard water. That is the reason they remain effective in hard water. This is important. Please do write this down. बहुत 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 important है. Now coming up to your query कि मैम क्या हमें ये structures याद करने हैं, क्या ये हमें एग्जाम में बनाने पड़ते हैं? No. आप लोगों को ये फॉर्मूलाज लिखने की या बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए कि टेल क्या होता है, हेड क्या होता है. टेल इज हाइड्रोकार्बन, हेड इज द आयनिक पार्ट एंड सो ऑन. यू शुड नो अबाउट इट. नाउ वेयर डिटर्जेंट्स आर यूज्ड, आपके शैम्पूज में भी डिटर्जेंट ही है. तो अगर आपको लग रहा है कि शैम्पूज तो अलग होते, नहीं, दैट्स वन ऑफ द डिटर्जेंट ओनली. तो हम लोग शैम्पू प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करते हैं, या फिर डिटर्जेंट जैसे सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया, यहाँ पे भी हम लोग डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं. सो दैट्स यूजुअली हैव अ बेटर क्लेंजिंग प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू सोप, क्योंकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ अच्छा काम करते हैं, जबकि सोप्स जो है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ अच्छा काम करते हैं, बट हार्ड वाटर के साथ भी क्रिएट अ स्कम, जिससे हमें अच्छा क्लेंजिंग प्रॉपर्टी नहीं मिल पाता है. So I hope this part is clear. यहाँ से आपके पास क्या क्या questions आते हैं सुन लो. Saponification reaction आपके पास आता है, which is soap formation. Micelle formation का mechanism आता है. Soap का cleansing mechanism आता है. Lastly, detergent क्यों अच्छा होता है soap से, ये question आपसे पूछा जाता है. So these are the 4 major questions जो आपके पास इस topic से आते हैं. I hope this will help you overall. So that was it from my side, guys. फिर मिलेंगे चलते चलते. But do not forget to like the session if you genuinely understand everything, as well as share it with your friends and subscribe if you want more videos like this. So फिर मिलेंगे चलते चलते. This is me, Rashida Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay happy. Bye. Take care.